नमस्कार। आज हम B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर पर जो जानकारी मिली है उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। ये विमान देखने में ही बहुत अलग है ना? हाँ बिल्कुल, एकदम भविष्य की चीज लगता है। इसकी वो फ्लाइंग विंग डिजाइन जो है वो इसे बहुत खास बनाती है। सही। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इसकी जो मुख्य बातें हैं, इसकी तकनीक और इसका रणनीतिक महत्व उसे समझे जरा। जी, कि आखिर क्या चीज है जो इसे इतना अनोखा और कह सकते हैं खतरनाक बनाती है। ये नॉर्थरोप ग्रुमन ने बनाया है और इसे 1997 में सेवा में लिया गया था। पर मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि इतने अहम विमान सिर्फ 21 ही बने। हाँ, सिर्फ 21। और इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी कीमत। मतलब अगर आप रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्चा भी जोड़ दें अच्छा, तो हर एक विमान पर करीब करीब 2 अरब डॉलर का खर्चा आया। 2 अरब डॉलर प्रति विमान। जी हाँ, ये इतिहास के सबसे महंगे विमानों में से एक है। तो जाहिर है इतनी ज्यादा लागत का सीधा असर पड़ा कि कितने विमान बनाए जा सकते हैं। बाप रे, 2 अरब डॉलर, ये तो सोचने वाली बात है। खैर, इस लागत को शायद इसकी डिजाइन और वो जो स्टेल्थ क्षमता है उससे जोड़कर देखना चाहिए। ये फ्लाइंग विंग डिजाइन जिसमें कोई पूंछ वगैरह नहीं है। हाँ, कोई सीधी खड़ी सतह नहीं जैसे आम जहाजों में होती है। वही, यही तो इसकी पहचान है और शायद यही इसकी खासियत भी। बिल्कुल सही कहा। यही डिजाइन रडार सिग्नेचर को, मतलब रडार पर दिखने की संभावना को बहुत कम कर देता है। दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन जैसा हो जाता है। अच्छा। और सिर्फ रडार ही नहीं, इसमें खास तरह की कोटिंग्स इस्तेमाल होती हैं। इंजन का डिजाइन भी ऐसा है कि वो कम गर्मी छोड़ें, यानी इंफ्रारेड सिग्नेचर भी कम हो। तो ये गर्मी के निशानों से भी बचने की कोशिश करता है। हाँ, ताकि जो एयर डिफेंस सिस्टम गर्मी डिटेक्ट करते हैं उनसे भी बचा जा सके। मतलब ये हर तरह से छिपने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी असली ताकत इसकी स्पीड में उतनी नहीं है जितनी इसके छिपने की काबिलियत में है। मैंने पढ़ा था कि ये सब सोनिक है, रफ्तार कोई 630 मील प्रति घंटा के आसपास। बिल्कुल। देखिए, इसके 4 इंजन शक्तिशाली तो हैं, पर डिजाइन का फोकस स्पीड से ज्यादा रेंज और स्टेल्थ पर है। इसकी रेंज करीब 6000 नॉटिकल मील है। ओह, काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, और हवा में ईंधन भरने की क्षमता भी है। तो थ्योरेटिकली ये दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। और ये उड़ता भी बहुत ऊंचाई पर है, 50,000 फीट से भी ऊपर। जहां इसे डिटेक्ट करना और भी मुश्किल हो जाता होगा। एग्जैक्टली। स्पीड यहाँ सेकेंडरी है। पहली प्राथमिकता है दुश्मन को पता चले बिना उसके इलाके में घुस जाना। और एक बार ये अंदर पहुंच गया तो फिर हथियार ले जाने की क्षमता भी तो जबरदस्त है इसकी, करीब 40,000 पाउंड तक। जी हाँ, लगभग 18,000 किलोग्राम। और ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकता है। ये इसकी एक और बड़ी खासियत है। पारंपरिक में जैसे? पारंपरिक में जैसे JDM जैसे गाइडेड बम्स हैं जो बहुत सटीक निशाना लगाते हैं, या फिर वो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर मॉप जैसे भारी बम जो जमीन के अंदर बने बंकरों को तबाह करने के लिए होते हैं। और परमाणु? परमाणु में ये B61 और B83 जैसे न्यूक्लियर बम ले जा सकता है। तो ये बहुमुखीता इसे बहुत खतरनाक बनाती है। जाहिर है इसके अंदर की तकनीक भी बहुत एडवांस्ड होगी, नेविगेशन, कंट्रोल्स वगैरह। हाँ बिल्कुल, इसमें GPS तो है ही, साथ में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी है ताकि सिग्नल ना भी मिले तो रास्ता ना भटके। फिर एक खास तरह का रडार है, LPI यानी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट। अच्छा, वो क्या होता है? मतलब ये ऐसा रडार है जो खुद डिटेक्ट हुए बिना दुश्मन के टारगेट्स को ढूंढ सकता है। और सुरक्षित कम्युनिकेशन लिंक्स, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल्स, यानी सब कुछ बहुत आधुनिक है। तो इसका मुख्य काम हुआ रणनीतिक बमबारी, चाहे वो पारंपरिक हो या परमाणु। और खासियत ये कि ये वहां भी घुस सकता है जहां दुश्मन की एयर डिफेंस बहुत तगड़ी हो। एकदम सही। इसका डिजाइन ही इसीलिए किया गया है और हमने इसे इस्तेमाल होते देखा भी है। कोसोवो में, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया, इन सब जगहों पर इसने अपनी क्षमता दिखाई है। ये अमेरिका के न्यूक्लियर ट्राइड का भी हिस्सा है ना? जी हाँ, जमीन, समुद्र और हवा से परमाणु हमला करने की जो क्षमता होती है उसमें ये हवाई हमला करने वाला एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इतनी कमाल की तकनीक है तो कुछ चुनौतियां भी तो होंगी इसके साथ। बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती है इसका रखरखाव, मेंटेनेंस। ये बहुत महंगा है और जटिल भी, खासकर वो जो स्टेल्थ कोटिंग है। हाँ, वो अदृश्य बनाने वाली परत। उसे एकदम परफेक्ट हालत में रखना पड़ता है। उसके लिए खास तरह के हैंगर्स चाहिए, खास प्रक्रियाएं हैं। मतलब ये बहुत ध्यान मांगता है।
और इसका भविष्य क्या है? क्या इसे रिप्लेस करने की कोई योजना है? हाँ, योजना तो है। 2030 के दशक से इसे धीरे धीरे B-21 रेडर नाम के नए बॉम्बर से बदलने का प्लान है। वो भी एक स्टेल्थ बॉम्बर होगा, अगली पीढ़ी का। अच्छा, B-21 रेडार। के बड़ी संख्या में नहीं आ जाता, तब तक B-2 स्पिरिट अमेरिकी वायुसेना का एक बहुत जरूरी और ताकतवर हिस्सा बना रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो B-2 स्पिरिट वाकई में इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। बहुत महंगा पर उतना ही सक्षम भी। अपनी स्टेल्थ तकनीक, भारी हथियार ले जाने की क्षमता और रणनीतिक भूमिका के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी और सैन्य रणनीति के खास युग का प्रतीक है, कह सकते हैं। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जिस तरह की भारी लागत और मुश्किल मेंटेनेंस इससे जुड़ी है, क्या भविष्य में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का रणनीतिक फायदा इन चुनौतियों से ज्यादा रहेगा? ये सोचने वाला सवाल है। खासकर तब जब B-21 रेडर जैसी शायद थोड़ी किफायती तकनीक आ रही हो और दूसरी तरफ दुश्मन की डिटेक्शन टेक्नोलॉजी भी तो बेहतर हो रही होगी ना। तो क्या स्टेल्थ हमेशा उतना ही प्रभावी रहेगा? ये विचार करने वाली बात।